नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, है ना? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें अलग-अलग कांसेप्ट्स है, जैसे सबसे पहले आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कांसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आपको एक कांसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या-क्या लिमिटेशंस है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन एरिया है जो एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, एंड इसमें आपका आता है विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। विजन के पास काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मिशन में आपके पास 3 स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। एंड एक है आपका कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट लेवल, जिसमें एक रोल ऑफ सीईओ करके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शनल लेवल में अपन पढ़ेंगे कि व्हाई फंक्शनल लेवल मैनेजर शुड बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बनता है। एंड इन तीनों में नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करता है। आइए फटाफट बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट को हम दो सेंसेस में इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहला, इट इज यूज्ड इन अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट अफेयर्स, मतलब क्या वो चीफ ऑर्गन है जिसपे हम भरोसा रखते हैं कि अपने एंटिटी को वो प्रोडक्टिव एंड काफी पर्पसफुल बना दे। तो कैसे बनाएगा, वो ट्रिपल एमटी को यूज करेगा। व्हाट इज ट्रिपल एमटी? एम से मैन पावर, एम से मनी, एम से मटेरियल एंड टी से टेक्नोलॉजी। जो जो ऑर्गेनाइजेशन इन मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी को अच्छे से फंक्शन करती है, अच्छे से कंबाइन करती है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। आपके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड सक्सेस मैनेजमेंट के कैरेक्टर एंड कंपेटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री इतनी सक्सेसफुल है क्योंकि मुकेश अंबानी जी उतने कंपेटेंट है। मैनेजमेंट को हम ऐसे भी कहते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट। मतलब क्या आप अलग अलग फंक्शंस एंड अलग अलग प्रोसेस को कैरी आउट करते हो। कौन से फंक्शंस? वो है पॉड एससी, निमोनिक क्या है, पीओडी एससी, पॉड एससी, मतलब पी से प्लान करेंगे, ओ से ऑर्गेनाइज करेंगे, डी से डायरेक्ट करेंगे, एस से स्टाफिंग करेंगे एंड सी से अपन कंट्रोल करेंगे। प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आपको सिर्फ एमसीक्यू आ सकता है और कुछ नहीं। ये सारे जो फंक्शन है ना, अपने आप में एक लूप लाइक मैनर में क्लोजली इंटर रिलेटेड है, हालांकि इनका फंक्शनिंग पूरा अलग अलग होता है, राइट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट आपके बिजनेस का मैनेजमेंट एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है जिसके वजह से चीजें होती है। आप फिनोमेना के ऊपर कमांड पा लेते हो। जैसे कोविड आ गया तो रिलायंस के मैनेजमेंट काफी शार्प थे, तो उन पे इतना इन्फ्लुएंस नहीं आया। तो आपका वो इन्फ्लुएंस आता कहां से कि आपके मैनेजमेंट में लोग कितने पोको के आ रहे, लोग कितने पोको के आ रहे। तो पोको के आर इज अ निमोनिक। तो पोको मतलब क्या? पी से पावर, लोगों के पास कितना पावर है, मतलब हाउ वेल्दी दे आर। देन कंपेटेंस कितना है उनका, क्या मुकेश अंबानी जी इतने डिसीजंस लेने के लिए कंपेटेंट है? द आंसर इज यस। नॉलेज उनके पास कितना है? जैसे हमने मैनेजमेंट में सीएफओ, सीईओ, स्ट्रेटेजिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिजनेस एनालिस्ट को डाला है। एंड रिसोर्सेस क्या आपके पास है? तो आपकी मैनेजमेंट क्या है बेटा? एक इन्फ्लुएंस प्रोसेस है जिससे चीजें होती है, आप सिचुएशन के ऊपर कमांड पा लेते हो। एंड ये इन्फ्लुएंस बैक होती है कि आपका मैनेजमेंट कितना पोको के आ रहे, मतलब उसके पास कितनी पावर है, उसके पास कितना उसके पास कितना कंपेटेंस है, देन उसके पास कितना नॉलेज है, एंड उसके पास कितना रिसोर्सेस है। तो मैनेजर्स ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन एंड गोल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। तो आपकी निमोनिक भी मैंने यहाँ पे दे रखी है, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्रिपल एमटी इज फॉर मनी, मैन पावर, मनी, मटेरियल। जो सबसे ज्यादा अच्छा इन चीजों का यूज करता है वो ऑर्गेनाइजेशन काफी सक्सेसफुल बन जाती है। पोको के आर मतलब आपका इन्फ्लुएंस बैकअप होता है बाय पावर, कंपेटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेस। आइए अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मीनिंग को देखते। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे आप क्या करते हो, आप विजन बनाते हो, आप मिशन को डिफाइन करते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म गोल्स बनाते हो। देन आप आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आपके ऊपर इम्पैक्ट है। जैसे टैक्सेशन लॉस, उसके वजह से मेरी प्राइसिंग पॉलिसी चेंज होती है। एंड इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब क्या मैं ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उतने चेंजेस के लिए कंपेटेंट है या नहीं। देन मैं उस बेसिस पे स्ट्रेटेजी का चॉइस करता हूँ।
वो स्ट्रैटेजी स्टेबिलिटी हो सकती है, एक्सपांशन हो सकती है, रिट्रेंचमेंट हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकती है, एंड देन मैं उस स्ट्रैटेजी को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करता हूँ, मेजर करता हूँ, क्योंकि मैंने जब स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया था तो कुछ तो सोचा था, तो एक मेरे स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मेरे दिमाग में है, एंड एक हो सकते हैं कि एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस है, एंड मैं वहाँ पे क्या करूँगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पे कंट्रोल प्लेस करूँगा। मैं मेजर कैसे करूँगा? वाया स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर, एंड मैं कंट्रोल लगाऊँगा अलग-अलग जो होते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, एंड मैं मेरे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करूँगा। क्या-क्या एक्टिविटीज़ है? सबसे पहले आप विज़न बनाएँगे, मिशन बनाएँगे, गोल्स बनाएँगे, ऑब्जेक्टिव बनाएँगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको स्ट्रेंथ वीकनेस पता चलेगा। अकॉर्डिंगली जो सूट हो रही है, आप एक स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन आप उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप उसको एसपीएम स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर से मेजर करेंगे। जहाँ पे भी गैप आपको लग रहा है, आप स्ट्रैटेजिक कंट्रोल लगाएँगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। आइए आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। देखो, स्ट्रैटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्ट्रैटेजी क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बनाती है, एंड उसको कैसे अचीव करे आपको स्ट्रैटेजी बताती है। ये गेम प्लान है जो आपके बिजनेस में मोको दिलाता है। मोको मतलब क्या? एम फॉर आपको मार्केट पोजीशन दिलाता है, ओ फॉर वो आपके ऑपरेशंस को कंडक्ट कराता है, सी फॉर वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट कराता है, सेटिस्फाई कराता है, सी फॉर आपको कम्पीट सक्सेसफुली कम्पीट करवाता है, एंड आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। तो क्या है स्ट्रैटेजी? एक गेम प्लान है मोको करने के लिए, मतलब मार्केट पोजीशन अक्वायर करने के लिए, ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए, सक्सेसफुली कम्पीट करने के लिए। देन उसके बाद एक और सी क्या था? कस्टमर को रिटेन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, एंड ओ फॉर क्या था? मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन प्लान होता है आपके विजन को अचीव करने के लिए, सिचुएशन के ऊपर कमांड लाने के लिए। जैसे कोविड आ गया, तो कोविड से मैं कैसे लड़ूं, कैसे मेरे बिजनेस को कंडक्ट करूं, एंड एक एडवांटेजियस पोजीशन में कैसे लेके जाऊं, है ना? आई होप अपन एक अच्छे खासे स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बेसिकली स्ट्रैटेजी को एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट भी बोलते हो, बिकॉज वो एक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब आप अगर उसका प्रिंट लो, मतलब आपके दिमाग में, मेंटल हेड में आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, चीजों को कैसे करना चाहती है, एंड वो चीजों से कैसे डील करना चाहती है, ये काफी हद तक क्लियर होता है। मुझे आज 2026 में बैठ के 2050 की क्लैरिटी होती है। तो आइए बढ़ते कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी की। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी में सिंपली क्या बोला है कि स्ट्रैटेजी एक गेम प्लान है, पर ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है आपके मैनेजमेंट का। उल्टा मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको 10 चीजें और करनी, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करवाना है, उसको इवेल्युएट कराना है। तो स्ट्रैटेजी कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के लिए। देखो, स्ट्रैटेजी आप कभी भी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल नहीं रख सकते हो। परफेक्ट मतलब 100% वही स्ट्रैटेजी वर्क करेगी क्या? डोंट नो। क्या उसमें फ्लॉ हो ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है, वहां पे फ्लॉ होते हैं। एंड क्या ऑप्टिमल मतलब क्या एकदम बेस्ट स्ट्रैटेजी? नहीं, ऑप्टिमल भी नहीं हो सकती। तो कभी व्हाट वी से कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। वो उसमें फ्लॉ हो सकते हैं, यानी कि कभी फ्लॉलेस नहीं हो सकती, एंड वो कभी भी आपको ऑप्टिमल नहीं हो सकती। वो पूरा फिक्शनल कंसेप्ट है। ये स्ट्रैटेजी के फितरत में है कि वो काफी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एंड प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, क्योंकि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आपके ऊपर इम्पैक्ट है। तो आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि आगे जाके फ्यूचर में चीजें कैसे शेप अप होने वाली है। ये आपका लिमिटेशन का भी एक पॉइंट है, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। तो आप अगर रीजनेबल स्ट्रैटेजी बना रहे हो, और अगर आपका मैनेजमेंट कंपेटेंट है, होशियार है, तो वो हमेशा अपने स्ट्रैटेजी को फ्लेक्सिबल रखेगा, एंड वो एडवांस में सारे मिसकैलकुलेशन को एंटिसिपेट कर लेगा। हालांकि वो टाइम पे एक्चुअल सिनेरियो में उसको चेंजेस तभी भी करना पड़ेगा। देखो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजी फॉर द वोर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट लेवल बनाता है, फिर अपने स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए बिजनेस लेवल मैनेजर बनाता है, एंड रिस्पेक्टिव फंक्शंस के लिए फंक्शनल लेवल मैनेजर भी इन्वॉल्व होता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में। ओके, आइए अब बात करते हैं कंसेप्ट की, दैट इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का। तो इसके लिए एक मेरे पास काफी अच्छा ट्रिक है याद रखने का। तो देखो, आप जितना ज्यादा कॉफी एंड मिल्क को फ्रोदर से ब्लेंड करेंगे, उतना ज्यादा टेस्ट एनहांस होता है।
वैसे ही एक होती आपकी प्रोएक्टिव एलिमेंट्स जो ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर होता है, मतलब आपका खुद का एक्शन प्लान आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को देखते हुए आपके स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से। पर रियलिटी में आपको एनवायरनमेंट में रहना है तो एनवायरनमेंट में काफी चेंजेस होते हैं, तो आप जितना आपके प्री प्लान्ड एक्शन एंड जितना आप रिएक्टिव हो एनवायरनमेंट में, मतलब आप तुरंत कोविड आ रहा है, चेंज हो गया, एआई आ गया, आपने एआई डाल दिया, तो जितना आप इन दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलेंगे, ब्लेंड करेंगे, आप उतना ज्यादा सक्सेसफुल बनेंगे। तो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजी आईसीआई का फेवरेट एरिया है। देखो, स्ट्रेटेजी हमेशा पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होती है। कहा जाता है आपकी स्ट्रेटेजी एक ब्लेंड होती है प्रोएक्टिव एक्शन जो आप पहले से ही एडवांस में प्लान करते हो टू इंप्रूव योर मार्केट पोजीशन, एंड ऑल्सो रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट, यानी कि आपके एनवायरनमेंट ने कुछ चेंज लिया, उसको रिएक्ट तुरंत किया, फ्रेश मार्केट कंडीशन कुछ और है, तुरंत आपने अडेप्ट किया। जैसे नोकिया नोकिया ने टेक्नोलॉजी को नो किया तो वो आउटडेटेड हो गया, राइट। तो कंपनी दोनों का ब्लेंड यूज करती है प्रॉपर सर्वाइव करने के लिए। प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी प्लान स्ट्रेटेजी होता है, whereas रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज एन अडेप्टिव रिएक्शन। क्वेश्चन में जब केस स्टडी आएगा तो वो ऐसे बोलेंगे कि टेस्टी फूड इन रिएक्शन टू यम्मी फूड्स, मतलब आपको समझना है कि वो रिएक्टिव स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। तो पर देखो, वही बोल रहा है कि देखो हर एक चीज आप एडवांस में नहीं प्लान कर सकते हो, इसलिए आप 100% प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं कर सकते हो। कभी कभी आपकी स्ट्रैटेजी पूरी गलत जा सकती है, इट वुड हिट अ स्टोन वॉल, टेक्निकल कीवर्ड है। तो आपने आइडियली आपके एनवायरनमेंट को रीजनेबली रिस्पॉन्ड करते आना चाहिए। तो आपकी स्ट्रैटेजी तो पार्टली प्रोएक्टिव हो सकती है या वो हो सकती है पार्टली रिएक्टिव। अब आइए बढ़ते बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की तरफ। तो टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपके दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करवाना, मतलब प्रोएक्टिव बनाना, मतलब आपने कुछ आपके बिजनेस में ऐसा कुछ यूनिक किया है एंड वो यूनिकनेस को कस्टमर वैल्यू कर रहा है, मतलब आपने आपके कॉम्पिटिटर्स को आपके यूनिकनेस पे बीट कर दिया। जैसे बोट आज के डेट पे कॉम्पिटिटर्स को दो चीजों पे बीट कर रहा है, एक तो फैंसी डिजाइन, अच्छा ऑडियो एंड प्राइस सेगमेंट। एंड एसएम आपको इस काबिल बनाता है कि एनवायरनमेंट पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो आप उसको राइट मैनर में रिएक्ट करें। तो दो चीजें क्या है, एक तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, मतलब आप कुछ यूनिक क्रिएट कर रहे हो और वो यूनिकनेस को कस्टमर वैल्यू कर रहा है। एंड सेकेंडरी क्या चीज है कि आप राइट मैनर में चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को रिएक्ट कर रहे हो। डेफिनेशन में कवर कर चुका हूं, वो सिर्फ मैंने ऊपर एक स्टारबक्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल रखा है, राइट। आइए अभी इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस की बात करते। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। तो अब यहाँ पे ये देखना, इंपॉर्टेंस में एक स्टारबक्स के एग्जांपल से लूंगा, सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको एसएम दिशा देता है आगे बढ़ने के लिए, मतलब आपके मैनेजमेंट को वो गोल्स एंड मिशन डेवलप करने में हेल्प करता है एंड रियलिस्टिक गोल्स जो आपके विजन से अलाइंड है। देन आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोएक्टिव बनाने में ज्यादा प्रोत्साहन करता है, मतलब आप देखो आपको तो एनवायरनमेंट को रिएक्ट करना ही करना है, पर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज में रहे, यानी कि आप एनालाइज करो, एक्शन लो है ना, सो यू कैन कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी इन अ बेटर मैनर एंड यू कैन वर्क विथ एनवायरनमेंट एंड देन रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली। एसएम आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस की, जैसे मैंने कौन से बिजनेस में होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट कब लॉन्च करने, कौन से मार्केट को कैटर करना है, कौन से प्रोडक्शन फैसिलिटीज में आना है, कितने इन्वेस्टमेंट है, कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो एक बेटर गाइडेंस देता है, जो भी मैं अचीव करने जा रहा हूँ वो मुझे एक फ्रेमवर्क क्रिएट करके देता है। वो ऑर्गेनाइजेशंस को अपने फ्यूचर को फेस करने के लिए तैयार करता है, मतलब वो राइट अपॉर्चुनिटी को इवेल्युएट करके देता है एंड आप वो अपॉर्चुनिटी को कैसे गैप करे, कैसे ग्रास्प करेंगे वो भी आपको बताता है। देन वो आपके मिस्टेक्स के अगेंस्ट एक कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह खड़ा रहता है, मतलब आप कोई व्हाट वी से हेवी इन्वेस्टमेंट करे कोई गलत चीजों में या अनवाइज एक्सपांशन करे तो उससे आप बच जाते हो। एसएम आपके धंधे को ज्यादा व्हाट वी से सरवाइव करने के चांसेस में रखता है, मतलब एसएम अगर आप लगाते हो तो आप इंडस्ट्री में क्लियर स्टैंड पॉइंट रखते हो, क्योंकि आप अलग अलग स्ट्रेटेजी को यूज करते हो, आप प्री प्लान्ड होते हो। एंड एसएम बोलता है कि देखो आप प्लान करो पर उससे ज्यादा आपका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।
देन एसएम आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में एंड कोर कॉम्पिटेंसी क्रिएट करने में भी मदद करता है, सो दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ आगे बढ़ता रहे। आइए अब लिमिटेशंस की तरफ बात करते हैं, लिमिटेशंस की तरफ। तो लिमिटेशंस अपने पास 4 लिमिटेशन है। सबसे पहला देखो, ये लिमिटेशन है, मतलब ये खराब चीज नहीं है, पर अभी आप फिलहाल लिमिटेड हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एसएम एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा टाइम लेता है एंड आपके डेली ऑपरेशंस को इम्पीड कर सकता है। पर अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी अच्छी है, तो आप एसएम लगा सकते हो। देखो, एक लिमिटेशन क्या है एसएम का, कि आपका एनवायरनमेंट ना काफी कॉम्प्लेक्स है एंड काफी टर्बुलेंट है। मतलब आप आपके एनवायरनमेंट को फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, वो पूरी तरीके से गलत जा सकता है। तो आपको डिफिकल्ट है समझना कि अगर 2026 में एआई चल रहा है, 2035 में क्या चलेगा। आपके एस्टिमेशन पूरे गलत जा सकते हैं एंड आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। इट कैन जियो पैराडाइज ऑल द स्ट्रैटेजिक प्लान। एसएम एक काफी कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि आपका टाइम जा रहा है, आपको एक्सपर्ट को एनालाइजर्स को हायर करना पड़ता है एंड काफी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। देखो, एक पॉइंट क्या है कि अभी ऑलमोस्ट 99% ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशन एसएम लगा रही है, यानी कि सभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं। तो आइडियली आपके कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्सेस क्या होंगे, वो आपको थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये बंद चार दीवारों में फैसले लिए जाते हैं। तो इसी के साथ लिमिटेशंस के भी 4 पॉइंट अपने कंप्लीट हो जाते हैं। आइए देखते, अपन ने 20 मिनट में अब तक अच्छा खासा कंटेंट कवर कर दिया है। अभी अपन बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट की। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब देखो, मैं धंधा क्यों करना चाहता हूँ, व्हाई व्हाई इज नथिंग बट माय स्ट्रैटेजिक इंटेंट। व्हाई दे वांट टू डू इज द स्ट्रैटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म। इसको फिलोसॉफिकल बेस भी बोला जाता है मेरे बिजनेस का, है ना। ये मेरे पर्पस को दर्शाता है कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या अचीव करने आया हूं। ये मेरे मीन्स का एक पर्सपेक्टिव देता है। तो टेक्निकल कीवर्ड्स पे मैंने आपको फोकस करा दिया है। तो देखो, स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक एग्जांपल है स्टारबक्स का। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट लेवल के लिए वाई क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के लिए सोचेगा कि स्टारबक्स ओवरऑल क्या है, उसका क्या डायरेक्शन होना चाहिए, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारे वैल्यूज क्या है। एंड बिजनेस लेवल यानी कि पर्टिकुलर बिजनेस लेवल मैनेजर के लिए उसका वाई क्या होगा, कि मेरे लिए मेरे पर्टिकुलर बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी है, मेरे लिए वो बिजनेस क्या मायने रखता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कौन सा बिजनेस मॉडल मैंने लगाना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल दीपेंद्र गोयल की बात करता हूँ, तो वो एटर्नल लिमिटेड एज अ होल के लिए सोचता है। पर अगर मैं जोमेटो की बात करता हूँ, तो जोमेटो का बिजनेस लेवल मैनेजर सिर्फ जोमेटो के लिए सोचेगा। आइए अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट की। तो इसमें आता है आपका एक विजन, देन मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। चलिए आपको एक मैं डायग्राम दे देता हूँ, इससे आपको समझेगा। देखो, आज डे 1 पे हूँ, मेरा एंड गोल क्या है, ये होता है मेरा विजन, ये होता है मेरा फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। एंड ये होती है मेरी सक्सेस। इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी, जो भी मैं करता हूँ प्रेजेंट में, ये होता है मेरा मिशन। मतलब मैं मेरे विजन को अचीव करने के लिए गोल्स बनाता हूँ, गोल्स इन लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एंड इन गोल्स को मैं अचीव एंड ट्रैक करता हूँ बाय ऑब्जेक्टिव्स, जो काफी स्पेसिफिक एंड क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक। एंड ऑब्वियसली आप ये सब कैसे करते हो, मतलब आपकी सोच क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो ये आपके होते वैल्यूज, मतलब जो आपके वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल आपको इंसानों में ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन पैसा, तो आपका विजन थोड़ा ह्यूमैनिटी के लिए ज्यादा होगा। पर अगर आप रथलेस हो, आपको पैसों से ज्यादा मतलब है, तो आपका विजन भी ज्यादा पैसा कमाना होगा रादर देन लोगों को सर्विसेज देने, राइट। तो आपको जो ड्राइव करता है वो होता है आपके वैल्यूज। तो आपके पास 4 एलिमेंट है, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। आइए एक एक चीज की तरफ देखते। तो विजन आपके कंपनी का एक ब्लूप्रिंट होता है, वो दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में कहाँ पे जाना चाहती है। आपके मैनेजमेंट के एस्पिरेशंस की एक झलक देता है वो। एंड हर एक सब सिस्टम आपके विजन को फॉलो करता है, मतलब पूरा एटर्नल लिमिटेड, जोमेटो, डिस्ट्रिक्ट, ब्लिंकिट विजन को फॉलो करेगा। मिशन आपके एग्जिस्टेंस का रीजन देता है, मतलब आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। जिसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैराथन ले रहा हूँ, प्री एग्जाम मैराथन। तो ये बच्चों को दिखता है कि ये सर स्टूडेंट के फेवर में काम करते हैं,
व्हाट बिजनेस द फर्म्स अंडरटेक, तो प्रेजेंट कैपेबिलिटी, पूरा प्रेजेंट में क्या क्या आप कर रहे हो वो आपका मिशन होता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, जब आप बेसिकली आपके मिशन को गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में डिफाइन करते हो, बेसिकली गोल्स आपके एंड रिजल्ट्स होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स 1 से लेके 5 साल, तो वो अचीव हो गए, मतलब मैंने 5 साल कंप्लीट कर लिया, पर वेराज ऑब्जेक्टिव काफी क्लोज एंडेड टाइम मेजरेबल होते हैं। वैल्यू मतलब क्या, आपके डीप रूटेड प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे रतन टाटा के लिए इंटीग्रिटी ट्रस्ट एक वैल्यू है, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के डीप रूटेड प्रिंसिपल है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस वैल्यूज पे निर्माण हुई है, किस वैल्यूज पे वो स्टैंड आउट होती है, एंड ये हमेशा आपको हर हालात में इसको मेंटेन करना ही पड़ता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में देखो, सबसे पहला आपका छोटा सर्कल है वैल्यूज का। विजन बनाते वक्त वैल्यूज सेंटर में होते हैं, मिशन बनाते वक्त वैल्यूज तो सेंटर में होते हैं, पर विजन का भी ध्यान रखते हो, क्योंकि मिशन तभी आप बनाएंगे जब आपका विजन क्लियर है, इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी बनाना है, एंड फिर आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बना लेते हो। अब आइए बात करते हैं विजन की। तो विजन के ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है मेरे पास। टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, वन पर्सन वन कप वन नेबरहुड एट अ टाइम, स्टारबक्स का विजन है ये। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरे पास विजन में। तो दोस्तों, अगर मैं विजन की बात करता हूँ, तो विजन में एक मेरे पास स्पेसिफिक क्वेश्चन है एसेंशियल्स, यानी कि ये तो आपके विजन स्टेटमेंट में होना ही होना चाहिए। तो आइए, मेरे पास एक पिक्टोरियल रिकॉल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ता है, क्योंकि देखो ना, आप आज के 50 साल के बाद का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिवली सोच रहे हो तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा, यानी कि इट इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये होशियार लोगों का काम है। विजन को देखते ही कि मैं इंडिया की टॉप बिलियन कंपनी बनना चाहता हूं, तो अपने जोश भर देता है, एंड विजन से आपके ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन एक जगह फोकस रहता है। तो 4 चीजें एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन में स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा। एसेंशियल्स मतलब क्या, कि ये तो होना ही चाहिए। तो विजन फ्रेम करना मतलब आपको बहुत क्रिएटिवली सोचना पड़ता है। इट इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप, देन इट क्रिएट एंथुजियाज्म, एंड इट इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड। बस इन पिक्चर को देखना एंड आपको रिकॉल हो जाएगा। देन उसके बाद मिशन आता है मेरे पास। तो मिशन क्या है, मिशन आपको पता है कि इन लाइन विद द विजन ऑफ कंपनी जो आप करते हो, वो होता है आपका मिशन, जो आपके प्रेजेंट कैपेबिलिटीज को दर्शाता है, प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट कस्टमर फोकस, प्रेजेंट कैपेसिटी। अब मिशन में मेरे पास कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले वाई मिशन, कि मैंने मिशन क्यों बनाना चाहिए, एंड एक क्वेश्चन है मेरे पास मिशन में, कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो, ये वाला, पॉइंट्स टू बी केप्ट व्हाइल ड्राफ्टिंग अ मिशन स्टेटमेंट, पॉइंट्स टू बी केप्ट। तो आइए दो स्पेसिफिक क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते, राइट। आइए बात करते हैं सबसे पहले मिशन की। तो मिशन वही आपको बताता है कि आप कौन से बिजनेसेस में हो और आप क्या करते हो, आपके प्रेजेंट कैपेबिलिटी को वो डिटरमाइन करवा देता है। तो जैसे स्टारबक्स का क्या मिशन है, टू इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, वन पर्सन वन कप एंड वन नेबरहुड एट अ टाइम, ये है इसका मिशन, राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास मिशन क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, अगर मिशन है तो आपके प्रेजेंट कैपेबिलिटीज डिफाइंड है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनानिमिटी होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके रिसोर्सेस एलोकेशन के लिए। इट शुड बी मोटिवेशन टू अचीव योर विजन। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्क क्लाइमेट भर देता है कि अपना विजन क्लियर है एंड अपने को प्रेजेंट में इसी हिसाब से काम करना है। आपका फोकस क्लियर रहता है, राइट। देन उसके बाद वो आपके ऑब्जेक्टिव को एक वर्क स्ट्रक्चर में क्रिएट कर देता है, एंड राइट, वो आपके प्रोग्रेस को कंट्रोल करवा देता है। तो मिशन की वजह से क्या क्या होता है, एक तो सबसे पहले आपके पर्पस सिमेट्रिकल होते सारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक बेसिस होता है, वो स्टैंडर्ड होता है टू एलोकेट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, वो एक बेसिस होता है फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस, वो एक जनरल टोन को एस्टैब्लिश कर देता है। एक ही क्लाइमेट, सब चीजें यूनिलैटरल है, सिमेट्रिकल है। वो फोकल पॉइंट होता है, मतलब जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस एंड डायरेक्शन है,
तो उसी दिशा में आप वो फोकस्ड रहते हो, राइट? वो आपके ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को एक वर्क स्ट्रक्चर में क्रिएट करवा देता है एंड वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को असेस और ट्रैक करते रहता है। यूनानिमिटी, स्टैंडर्ड, मोटिवेशन, क्लाइमेट, फोकस, स्ट्रक्चर, कंट्रोल। अब आप जब मिशन लिखते हो तो आपने क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए? तो सबसे पहले देखो आपके मिशन का क्या काम है कि आपको अपनी एक यूनिक आईडी दे रहा है, जैसे फिंगरप्रिंट होता है। तो आपके मिशन ने आपको वो यूनिकनेस देना चाहिए। तो पहला पॉइंट आ गया टू गिव इट्स ओन आइडेंटिटी। देन आपका मिशन देखते वक्त मुझे पता होना चाहिए कि आप कौन से कस्टमर को टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि आपके मिशन ने दर्शाना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कौन से कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो या कौन से नीड्स को आप सेटिस्फाई कर रहे हो। एंड जो अच्छा मिशन स्टेटमेंट होता है ना, वो यूनिक होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आइए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते। तो मिशन देखो, यहाँ पे अगर आपको डायग्राम समझ रहा है तो एंड गोल है मेरा विजन, ठीक है। अब इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी में मिशन बनाता हूँ। मिशन जब मैं बनाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, वर्क स्ट्रक्चर बना देता हूँ, मतलब मैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ। तो गोल्स जो है वो काफी ओपन एंडेड होते हैं, वेयर एज ऑब्जेक्टिव आर वेरी टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। कि जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव आज का क्या है कि 1 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करना है। देखो मैं बार बार चेक भी कर रहा हूँ, मतलब मैं एसेस एंड कंट्रोल कर रहा हूँ कि 30 मिनट्स में मैं लगभग ये चैप्टर को कवर कर चुका हूँ, राइट? तो ऑब्जेक्टिव ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, गोल्स ओपन एंडेड होते हैं, राइट? रियल लाइफ में हालांकि ये इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज अ यार्डस्टिक फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही से परफॉर्म कर रही है क्या नहीं, उसके लिए वो एक यार्डस्टिक की तरह आपको हेल्प करता है, मतलब वो ट्रैकर होता है, राइट? तो आपके ऑब्जेक्टिव आपको एक राइट मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। देखो जो जिसके लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, वो ऐसे टाइम पास करता रहेगा। पर अगर आपके पास आपका हर एक दिन प्लान्ड है, जैसे अभी मेरा सेशन प्लान्ड है, तो मैं बार बार टाइम चेक कर रहा हूँ कि कितना मिनट ले रहा हूँ मैं, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना कि भाई फटाफट रिवाइज कराना। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव का, डायरेक्टली पूछ लेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है स्मार्ट डैकोर। तो एस फॉर आपका ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कोई एग्जांपल लिया है क्या? हाँ, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे देखो आपका ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। एम से वो मेजरेबल होना चाहिए, वो कंट्रोलेबल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं 1 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कराने का ट्राई करूंगा, तो मैंने मेजर किया एंड अभी मैं एक्चुअल में वो कंट्रोल भी कर रहा हूँ। तो ए से अप्रेजल, यानी कि उसने आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करना चाहिए। तो एस से क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, उसने परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए स्टैंडर्ड्स को रेस करना चाहिए, उसने अपना रिलेशनशिप दर्शाना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ, कि जैसे एनवायरनमेंट में एआई आ गया, मैंने भी एआई लाया, वो एक टाइम फ्रेम से रिलेटेड होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ Q1 आई वांट 250 सीआर का प्रॉफिट। वो एक बेसिस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि मान लो मैंने एक टारगेट रखा 3 महीनों में एंड 1.5 महीने के बाद मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर कुछ डिसीजंस लूंगा कि भाई एक तो मैं सही चल रहा हूँ या गलत चल रहा हूँ, गलत चल रहा हूँ तो उसको करेक्ट करो। तो इट शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द मिशन एंड पर्पस। तो स्मार्ट डाकोर एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना चाहिए, आर फॉर क्या इट शुड बी रिलेटेड विद द एनवायरमेंट, टी फॉर क्या टाइम बाउंडेड होना चाहिए, देन डी से क्या उसने डिसीजन मेकिंग मुझे देना चाहिए, ए फॉर क्या कि मेरे मिशन एंड पर्पस को अचीव करने की क्षमता देनी चाहिए, देन सी फॉर क्या वो चैलेंजिंग होना चाहिए। मतलब अगर मैं 1 महीने में 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो मैं 3 महीने में 300 करोड़ का प्रॉफिट रखूं तो मैं अचीव आसानी से कर लूंगा। तो मैंने डायरेक्टली 500 करोड़ का टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ऑब्जेक्टिव हार्ड है ना। मतलब आप 15 घंटे का प्लानिंग करोगे तो कहीं 12 घंटे का पढ़ पाओगे, तो ऐसा है वो। एंड आपके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एक दूसरे के साथ कोरिलेट करने चाहिए, वही तो बोला है ना मिशन में। मिशन आप डिफाइन करते हो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में, मिशन में आप क्या बोलते हो कि यूनानिमिटी होनी चाहिए। तो आपका जोमेटो का ऑब्जेक्टिव, ब्लिंकिट का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं, पर वो कोरिलेट होने चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव आपको आपके रिसोर्सेस के कांस्टेंट के हिसाब से सेट करने पड़ेंगे, मतलब आपकी कैपेसिटी कि आप आने वाले
3 महीने में प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,000 करोड़ से ही बढ़ा सकते हो। तो आइडियली आप इसमें सिर्फ 250 करोड़ मैक्सिमम प्रॉफिट टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आसान से मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 15 घंटा प्लान करोगे तो आप 12 घंटा पढ़ पाएंगे, पर आप कर रहे हो 24 आवर्स का प्लानिंग, तो आप कांस्टेंट में प्लान ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको नेसेसिटी नंबर ऑफ आवर्स तो हटाने पड़ेंगे ना। तो वही वो चीज बोल रहा है। 1 मिनट, मेरा बैटरी लो हो चुका है थोड़ा सा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिशन भी सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव भी अपना हो चुका है, राइट। अभी देखो, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आप 7 एरियाज में बनाते हो, तो वो कौन से एरियाज है? तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए क्या देखेगी कि वो प्रॉफिटेबल कितना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव वो प्रोडक्टिविटी का होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव मेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन का होता है। अब मैं एम्प्लॉय के लिए क्या कर सकता हूँ, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता हूँ एंड उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश बिल्ड कर सकता हूँ। तो 3 ऑब्जेक्टिव मेरे क्या हो गए, यानी कि 3 P से रिलेटेड है, प्रोडक्टिव, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। एम्प्लॉय से रिलेटेड 2 है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड एक है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 7 एरियाज होते हैं। वैल्यूज की बात करते तो वैल्यूज आपके ऑर्गेनाइजेशन में टोन को सेट करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब बेटा डायलेमा की सिचुएशन आएगी तो उधर लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, यानी कि वो फंबल हो जाएंगे या वो पैनिक कर जाएंगे, या आपके टोन के ऊपर डिपेंड करता है। कहा जाता है कि वैल्यूज को इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंप्लीकेशन होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा हूं एंड मेरा वैल्यू है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एंड सच्चा होना। तो ये देखो, एम्प्लॉय इंटरनल इंप्लीकेशन मतलब क्या, कहा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग जुड़ते हैं जो आपके वैल्यू से रेजोनेट करते हो। एंड व्हाट वी से, मतलब ताजुब की बात ये कि ऐसे देखा जाता है कि आपसे वही कस्टमर बाय करते जो आपके वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे टाटा का बाइंग इंडिया में ज्यादा है बिकॉज पीपल रिस्पेक्ट रतन टाटा अ लॉट। तो वैल्यूज है बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन। देखो इंटरेस्टिंगली मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर ये बोलते कि हम वहां से धंधा यानी कि वहां से परचेस करेंगे जहाँ पे हमारे वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करते हो, राइट, यानी कि जो हमारे वैल्यू को लगभग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब इंटेंट या वैल्यू में से दोनों में से बड़ा क्या है? तो इंटेंट मतलब मैं क्यों करता हूं, और वैल्यू मतलब मैं कैसे करता हूं। तो आपका वैल्यू हमेशा इंटेंट से बड़ा है। देखो इंटेंट मतलब आपका पर्पस है, वैल्यू आपके सिद्धांत है, ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, पर इंटेंट आपका वैल्यू से ही ड्रिवन हो सकता है। मतलब मेरे अंदर संस्कार ऐसे कि हम हमें सिखाया जाता है कि हमेशा दूसरों का अच्छा करो, तो इसलिए मैं शायद टीचिंग में आया। तो मैं वाई क्यों बना पाया, क्योंकि मेरे सिद्धांत क्लियर थे, तो प्रिंसिपल्स मेरे क्लियर थे। तो आपका वैल्यू ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है एंड व्हाट वी से इंटेंट इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, राइट। तो आपका वैल्यू में ही आपका इंटेंट आता है, मतलब योर वैल्यू इज द सेंटर एंड देन आपका वाई बनता है। आइए बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन का। अगर मैं एचयूएल की बात करता हूँ तो एचयूएल में क्या है, एक है मेरा हेड ऑफिस, जहाँ पे होता है मेरा सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अदर कॉर्पोरेट स्टाफ, जो होता है मेरा सीएलएम। देन उसके अंडर आते वेरियस पर्टिकुलर एसबीयू या डिवीजन या बिजनेस। तो जैसे होम केयर डिवीजन, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिवीजन, फूड रिफ्रेशमेंट डिवीजन, आइसक्रीम डिवीजन। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब हो जाती तो हम क्या करते, अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग इंसान को हायर करते, सो दैट अकाउंटेबिलिटी एंड फंक्शनिंग अच्छी हो। तो इसके लिए हम हायर करते बिजनेस लेवल मैनेजर, एंड इसके अंडर भी अलग अलग फंक्शन है, जैसे मार्केटिंग करना, सेल्स करना, डेली परचेस करना। तो इस पूरे परचेस को कौन देखेगा, होम केयर के पूरे परचेस को देखने के लिए हम एक बंदा हायर करेंगे, वो होगा मेरा फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो आई होप आपको समझा होगा। मैं चार्ट आपको वापस प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं एटर्नल लिमिटेड की बात करता हूँ तो दीपेंद्र गोयल मेरा सीईओ है। अभी ये जोमेटो में भी है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में भी है, ये है एयरलाइंस में। तो हर एक बिजनेस अलग अलग कैपेबिलिटी का है, इसको अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, अलग अलग नॉलेज चाहिए। तो हम रिस्पेक्टिव बंदों को हायर करते जो उस रिस्पेक्टिव बंदे पर बिजनेस को अच्छे से समझ लेते। तो उसको मैं बोलता हूँ बीएलएम, दैट इज बिजनेस लेवल मैनेजर।
पर इनके अंडर भी एग्जीक्यूशन के लिए एक टीम चाहिए, जैसे परचेस, सेल, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इस सेल्स को, पूरा सेल को मैनेज करने वाला एक बंदा होता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। तो तीन बेसिकली मैनेजर है, एक है कॉर्पोरेट लेवल फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस लेवल मैनेजर जो अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस का देखता है, एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर अपने पर्टिकुलर फंक्शन का देखता है। एंड फंक्शनल लेवल मैनेजर के अंडर उसकी 50-100 लोगों की टीम होगी। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर में आपका सीईओ आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, आपका कॉर्पोरेट स्टाफ आता है, राइट। देन कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर अक्के एटर्नल लिमिटेड के लिए दीपेंद्र गोयल स्ट्रैटेजी देगा कि एटर्नल लिमिटेड का विजन क्या है। वो एक लिंक क्रिएट करता है आपके शेयर होल्डर्स एंड आपके बिजनेस लेवल मैनेजर के बीच में, क्योंकि उसका जिम्मेदारी कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करके दे। तो इसलिए इसको गार्डियंस ऑफ शेयर होल्डर वेलफेयर भी कहा जाता है, मतलब शेयर होल्डर का जो पैसा घुसे हुआ है, तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का जिम्मेदारी उसको देखरेख करना, तो इसलिए इसको गार्डियंस भी बोलते हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शेयर होल्डर का एंड ओनर का पैसा वो मैक्सिमाइज करके दे। अभी एक पर्टिकुलर रोल है, व्हाट इज रोल ऑफ सीएलएम। तो देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आईसीआई पूछती है कि व्हाट इज रोल ऑफ सीईओ, तो मतलब वो रोल ऑफ सीएलएम पूछते हैं, पर वो रोल ऑफ सीईओ ये वर्ड यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल दीपेंद्र गोयल इज द सीईओ ऑफ जोमैटो एटर्नल लिमिटेड, तो उसका क्या क्या रोल है, उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, गोल्स को डिफाइन करते आना चाहिए। देन कौन से धंधे में होना चाहिए उसका डिसीजन है, उस धंधे के लिए वो रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, एंड इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए वो स्ट्रैटेजी बना के देगा कि हमको जोमेटो से ये उम्मीदें है, लेकिन स्पेसिफिक बिजनेस स्ट्रैटेजी बिजनेस लेवल मैनेजर बनाएगा। तो रोल ऑफ सीईओ क्या है कि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट को ओवरसी करता है, मिशन विजन गोल्स बनाता है, कौन से धंधे में अपने होना चाहिए, उस धंधे के लिए रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, आप स्ट्रेटेजी को क्रिएट करते हो और इम्प्लीमेंट करवाते हो, है ना, करवाते हो। दैट्स पैन इंडिविजुअल बिजनेस, मतलब मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची, तो स्ट्रेटेजी के चलते मैंने बिजनेस लेवल मैनेजर को हायर किया है, एंड अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने लीडरशिप देना चाहिए। अब बिजनेस लेवल मैनेजर आपको सिर्फ एमसीक्यू में पूछेगा, वो पर्टिकुलर अपने बिजनेस को ही देखता है, राइट। देखो जो जनरल स्टेटमेंट आ रहे हैं ना अपने सीएलएम से, वो आपके पर्टिकुलर बिजनेस में आपने दर्शाना चाहिए कि फॉर एग्जांपल दीपेंद्र गोयल का कुछ टारगेट होगा, तो जोमेटो से वो आउटपुट कैसे निकलेगा, वो पर्टिकुलर जिम्मेदारी बिजनेस लेवल मैनेजर की होती है। फंक्शनल लेवल मैनेजर मतलब क्या कि जोमेटो के अंदर जो परचेस है, तो वो ओवरऑल परचेस को मैं लुकआउट कर रहा हूँ, मतलब मैं ग्राउंड लेवल पे खेल रहा हूँ जो एक्चुअल में परचेस हो रहा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का काम फंक्शनल लेवल मैनेजर पे ज्यादा होता है, वो अपने कस्टमर के काफी ज्यादा क्लोज रहता है। तो इनका रोल क्या है कि सबसे पहले देखो, फंक्शनल स्ट्रैटेजी को डेवलप करना, जो स्ट्रैटेजी ऊपर से आई है, सीएलएम से आई है बीएलएम को, एंड बीएलएम से आई है एफएलएम को, तो वो अपने अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी को बनाएगा। वो बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड आउट कर सकता है, क्योंकि वो ही इज क्लोजेस्ट टू द कस्टमर। वो क्योंकि कस्टमर के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो उसको पता है कि एक्चुअल में बिकता क्या है, एक्चुअल में जोमेटो में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कौन सा अपन ऐप में नया फीचर लेके आ सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके बिजनेस लेवल मैनेजर एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने उसको हर एक डिसीजन मेकिंग में हायर करना चाहिए। एंड आईसीआई काफी केस स्टडी भी बनाता है कि आपका सीएलएम एफएलएम को व्हाट वी से इन्वॉल्व नहीं करता है डिसीजन मेकिंग में। क्या ये सही है या गलत है? द आंसर इज गलत है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट आइडिया जनरेट करता है, क्योंकि ही इज द क्लोजेस्ट टू द कस्टमर। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है टॉप डाउन अप्रोच वर्सेस बॉटम अप अप्रोच। देखो टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या कि सीएलएम ऑर्डर देगा बीएलएम को, एंड बीएलएम ऑर्डर देगा एफएलएम को, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हायरार्की है, ऊपर से ऑर्डर आया नीचे तक जा रहा है। पर बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि सीएलएम एफएलएम बीएलएम एक साथ बैठ रहे एंड वो अच्छे से डिसीजंस ले रहे हैं। अब इन तीनों में नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप क्या क्या है, तो देखो एक है मेरे पास फंक्शनल एंड डिविजनल। तो सबसे पहले फंक्शनल एंड डिविजनल मतलब क्या कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बिजनेस लेवल मैनेजर हायर करेगा, बिजनेस लेवल मैनेजर फंक्शनल लेवल मैनेजर हायर करेगा। फंक्शनल लेवल मैनेजर विल रिपोर्ट टू ओनली बीएलएम, एंड बीएलएम विल ओनली रिपोर्ट टू
कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, मतलब हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली एंड डिवीजन के अकॉर्डिंगली बाइफर्केशन कर दिया। रिस्पेक्टिव अगर हम एक बिजनेस की बात करते हैं तो जोमेटो का बिजनेस हेड होगा, उसके अंडर फंक्शन होगा एंड उसके अंडर डिवीजन होगा। डिवीजन मतलब नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, ईस्ट डिवीजन, वेस्ट डिवीजन। तो मैंने अलग अलग डिवीजन वाइज, अलग अलग फंक्शन वाइज बाइफर्केशन किया। इससे क्या होगा कि मुझे तुरंत अकाउंटेबिलिटी समझ जाएगी। पर एक होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ये आप स्टार्टअप में यूज करते हो, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन काफी ओपन रखना है, आइडिया शेयर करना है, इनोवेशन करना है, क्योंकि स्पीड एंड एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप मान लो बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट हो गए हो, जैसे फॉर एग्जांपल एटर्नल लिमिटेड, आपके पास अलग अलग बिजनेसेस है, तो आप क्या करते हो, आप बिजनेस लेवल मैनेजर तो हायर करते ही करते हो, प्लस फंक्शनल मैनेजर के ऊपर एक आप टास्क प्रोजेक्ट मैनेजर भी रखते हो, यानी कि ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो फंक्शनल लेवल मैनेजर बीएलएम को भी रिपोर्ट करेगा एंड वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, ये एक्चुअली काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट में। और स्टार्टअप में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स में इसलिए इस्तेमाल होता है ये क्योंकि आप हर एक चीज आसानी से ट्रैक नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फैले हुए बिजनेस हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में टोटल 33 कंसेप्ट है, अपन ने सारे किए। मीनिंग ऑफ टर्म मैनेजमेंट हो गया, मीनिंग ऑफ टर्म एसएम हो गया, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी में कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटेजी आईसीआई का फेवरेट है, कॉफी वाला एग्जांपल दिया है मैंने। ऑब्जेक्टिव ऑफ एसएम, 2 ऑब्जेक्टिव है। एसएम का डेफिनेशन पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंस आईसीआई का फेवरेट एरिया है, लिमिटेशन आईसीआई का फेवरेट एरिया है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के कंपोनेंट्स, विजन, एसेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, पिक्टोरियल इमेज से रिकॉल करना, मिशन क्या होता है, मिशन क्यों होना चाहिए, क्या पॉइंट्स रखेंगे आप दिमाग में, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंसेस है, ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेमोरी टेक्निक दी है, स्मार्ट डेकोर, 7 एरियाज ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वैल्यूज क्या क्या है, वैल्यूज के पास इंटरनल एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन होता है, इंटेंट वर्सेस वैल्यू में कौन सा बड़ा कंसेप्ट है, स्ट्रेटेजिक लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन अपन देख चुके, सीएलएम देख चुके, रोल ऑफ सीएलएम देख चुके, बीएलएम देख चुके, एफएलएम देख चुके, उनका रोल देख चुके, टॉप डाउन अप्रोच वर्सेस बॉटम अप अप्रोच अपन देख चुके। यहाँ पे मैंने पूरा इंटीग्रेट करके दिया है, देखो ना। फंक्शनल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जोमेटो का केस स्टडी पढ़ेंगे, आपका कवर हो जाएगा। जैसे रोल ऑफ सीएलएम में दीपेंद्र गोयल का पिक्टोरियल मेमोरी टेक्निक दिया है मैंने। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में स्मार्ट डॉकर का मैंने मेमोरी टेक्निक दिया है, राइट। तो इसी के साथ ये पूरा समरी है, आपको बस देखना है, इसको रिकॉल करना है। तो वही करना है आपको, 15-15 मिनट जो स्पेसिफिक देंगे ना आप, आपको वही करना है। ये आपको आंसर कैसे लिखना है, मैंने बस एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट लिख के रखा है कि फॉर एग्जांपल वो आपको अगर लिमिटेशंस पूछ रहा है तो पहले एसएम को अच्छे से डिफाइन करो 2 लाइन में, फिर आप एसएम के लिमिटेशंस को लिखना, जिसमें आपका हेडिंग एंड उसके पॉइंट्स भी आने चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। अभी अपना है 47 मिनट्स, तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, पर मैं आपको दूंगा एक 10 मिनट्स का ब्रेक, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे, फिर अपन करेंगे चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको समझा है।